Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well. Today we are going to start our second lecture of biodiversity and classification, that is about domain bacteria and domain eukarya. In the first lecture we studied the basic introduction and the domain archaea. Now we are going to start about domain bacteria and domain eukarya. So first of all we study the domain bacteria. When we are going to start about domain bacteria का जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले इसको किंगडम से रिलेट करते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो जब हम उससे रिलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम में इस डोमेन को डोमेन मोनिरा के अंदर रखा गया था। इस डोमेन में हम कहते हैं किंगडम में हम कहते थे ये हमारे पास ट्रू जो है ये बैक्टीरिया, और इस डोमेन में भी हम कहते हैं ये हमारे पास ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया को शो करते हैं। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो यूकेरिया से बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं और आर्किया से भी बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। इसके भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आर्किया के कुछ कैरेक्टर्स थे जो उसे यूनिक बनाते थे, उसे चेंज करते थे। ऐसे ही बैक्टीरिया के पास भी बहुत स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो इसको यूनिक बना देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं बाकी सब डोमेन्स के साथ। सो हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक आता है वो सेल स्ट्रक्चर आता है। हमने इनके इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि ये जो सेल स्ट्रक्चर है, जो इनका सेल है, ये प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, यानी कि ना तो इसके पास एक प्रॉपर बाउंडेड जो होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस तो होता है लेकिन कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रॉपर हम इंडिकेट नहीं कर सकते कि ये जो है ये न्यूक्लियर रीजन है। इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस पे हम उसे नहीं कहते बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद जो हमने सेकंड देखने पॉइंट वो हमने देखने सेल वॉल कंपोजिशन की। इसकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो इसके सेल वॉल के अंदर एक बहुत स्पेशल पॉलीमर अटैच है। पॉलीमर का मतलब होता है बहुत से सिंगल यूनिट्स को ज्वाइन करके एक लार्ज यूनिट बना देना। तो पॉलीमर जो है ये ज़्यादातर हमारे पास ग्लाइकन और अमाइनो एसिड्स का होता है, यानी कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की एक कॉम्प्लेक्स चेन होती है जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन से इसकी जो सेल वॉल है वो मिलके बनी होती है, जो कि इसको शेप भी प्रोवाइड करती है और इसको सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड करेगी। थर्ड कैरेक्टर की तरफ अगर हम मूव करें तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जेनेटिक मटेरियल। इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करें जिसके अंदर इनका सारा हेरिडिटी मटेरियल या सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो ये सिर्फ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स पे कंसिस्ट करते हैं। इनके अंदर जो क्रोमोसोम होता है जो सिंगल होता है और डीएनए से मिलकर जो है ये बने होते हैं। और न्यूक्लियाइड रीजन कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है, ठीक है, उस रीजन के अंदर इनके अंदर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम जो है वो इनके अंदर होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मिड की बात करते हैं तो बहुत से बैक्टीरिया जो है छोटे छोटे डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जो कि इसको इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल किसी और में जो है वो बेच सके, प्लाज्मिड जो है ये उसे ट्रांसफ़र कर सके और इसके बाद जो है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी कर सके, ठीक है। जब भी ये अपना कॉन्जुगेशन का प्रोसेस शो करे, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस एज अ मेटिंग प्रोसेस होता है, तो ये क्या करता है अपना प्लाज्मिड जो है ये दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भेजता है और उसका जो है वो चेंज करने के बाद जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, तो इस तरह जेनेटिक अडेप्टिबिलिटी या जो डाइवर्सिटी है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेट होता है, यानी कि ये में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इतना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ इस चीज़ में जो है वो हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन मेथड। रिप्रोडक्शन हमेशा इसमें एसेक्सुअल होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन, यानी कि एक बैक्टीरिया जो है वो 2 में टूट जाता है और बाद में जो है वो रीजनरेट जो है जब वो टूट जाता है तो रीजनरेट होकर वो अपने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बना देते हैं। या ऐसा होता है कि इसके अंदर जितना भी डीएनए मटेरियल है या जो भी हमारे पास क्रोमोसोम्स है वो डबल हो जाते हैं। तो जब वो क्रोमोसोम्स जो है वो डबल हो जाएंगे बाद में वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्प्लिट होती है और इस तरह जो 2 सेल हैं डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल मोड की कि किस तरह ये अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन मोड में इनके अंदर जो है वो ऑटोट्रॉप्स भी आते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी आते हैं। ऑटोट्रॉप्स की अगर हम बेसिस की बात करें तो इसमें वो ऑर्गेनिज्म को बेस बनाया जाता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस को यूज करते हैं वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर हेटेरोट्रॉप्स भी आ सकते हैं। हेटेरोट्रॉप्स वो जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि किसी और पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। हेटेरोट्रॉप मोस्टली जो है वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं फॉर द सेक ऑफ फूड।
तो इसमें जो आते हैं वो डिकम्पोजर्स आते हैं जो कि डिके जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर जो है वो फीड करते हैं। फिर बात करते हैं इसकी मार्फोलॉजी की। मार्फोलॉजी में बात करें तो बहुत सी वैरायटी शेप्स की आ जाती है, यानी कि इसकी अपीयरेंस कैसी है, फिजिकली ये नजर कैसा आता है। तो इसमें बहुत सी वैरायटीज आती हैं। लाइक कोकाई, कोकाई की बात करें तो वो जो है सर्कल की शेप आती है। बेसिलस जो कि रॉड शेप आती है। स्पाइरल स्प्रिंग टाइप, और वाइब्रस आती है कोमा लाइक शेप जो है जस्ट लाइक। तो इस तरह जो है इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो वैरायटी में आती है, बहुत ज्यादा वेरिएंट होती है फॉर्म इसकी। फिर अरेंजमेंट की बात करते हैं कि अगर ये जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये किस तरह जो है ये ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, या ये अपनी जब कॉलोनी बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं। तो ये डिप्लोकोकस भी हो सकते हैं। डिप्लोकोकस का मतलब कि इन पेयर्स, ठीक है, ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद चेन्स की फॉर्म में हो सकते हैं। चेन्स का मतलब एक प्रॉपरली अलाइन कर ले खुद को। क्लस्टर्स बना सकते हैं, क्लस्टर ग्रुप, झुंड बना के रहना आपस में। और दूसरे जो है वो इनके स्पीशी पे डिपेंड करते हैं, कौन सी स्पीशी है वो कैरेक्टर जो है ये शो कर लेंगे कि कौन सी स्पीशी और किस तरह की जो कॉलोनी है ये प्रेफर करेंगे। फ्लैजेला की बात करते हैं। फ्लैजेला की बात करें तो इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एक से ज्यादा या बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जो फ्लैजेला है वो हो सकते हैं, जो कि वेव लाइक मूवमेंट करेंगे। फ्लैजेला जो है मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अब वो मूवमेंट में कैसे हेल्प करेंगे, जब भी फ्लैजेला मूव करेगा तो जो है ये बैक्टीरिया को हेल्प करेगा कि वो मूव कर सके। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है विप लाइक होता है, यानी कि कर्ली हेयर लाइक, ठीक है। तो वैसे का स्ट्रक्चर इसका होता है, वेव लाइक जो है ये मूवमेंट जो है वो शो करते हैं, और इस तरह जो है ये बैक्टीरिया को मूव करने में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज प्लाई और फेम्ब्रियाई। अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे पास एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक, नॉट इट्स लाइक फ्लैजिला। फ्लैजिला अलग होता है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है। प्लाई की बात करें तो ये जो है ये ज्यादातर अटैचमेंट में, चिपकने में जो है वो हेल्प करता है। अगर इसने किसी भी सरफेस के साथ एडहेयर करना है या चिपकना है, ये उसे इस चीज में जो है वो हेल्प करेगा। दूसरा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि जब भी जेनेटिक एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना, जैसे हमने देखा था कि प्लाज्मिड जो है वो ये रोल प्ले करता है कि वो ट्रांसफर किया जाए किसी और बैक्टीरिया में। तो जब भी ये प्रोसेस शो होगा तो प्लाई जो है वो हेल्प करेगा कि ये आपस में जो बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया वो कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। जब तक वो दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, जो है जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ये प्लाई इस चीज में हेल्प करता है कि ये जो है उनमें कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सके। फिर हम देखते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के बेस पे या इनके सांस लेने के अमल के बेस पे किस तरह के माहौल में ये रहते हैं, सरवाइव करते हैं, उसकी बेस पे इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन की जाती है। लाइक ये ओब्लिगेट एरोब्स हो सकते हैं। ओब्लिगेट एरोब्स वो कहते हैं यानी कि ये टोटली ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन नहीं तो ये डेड, ठीक है। जहां इनको ऑक्सीजन मिलेगी ये वहां पे जो है वो सरवाइव करेंगे। और ओब्लिगेट एनारोब्स ये वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन मिलते ही डेड हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन के बगैर। एनारोब्स इस मीन दैट कि ये ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव करेंगे, ठीक है। इनको जहां पे ऑक्सीजन मिलेगी ये वहां पे डाई कर जाएंगे। कल्टेटिव एनारोब्स ये वो एनारोब्स होते हैं, इनको ऑक्सीजन मिले या ये ऑक्सीजन के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं। वेदर ये इतना ज्यादा इन पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये दोनों सिचुएशन के लिए जो है वो खुद को तैयार रखते हैं। माइक्रो एरोफाइल्स होते हैं, ये बहुत लो ऑक्सीजन, जहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन कंटेंट हो ये वहां पे सरवाइव करते हैं, ठीक है। जहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन से कम ऑक्सीजन हो तो ये दरमियान में आ जाते हैं। ना तो ये एनारोब्स होते हैं क्योंकि ये कौन सा टोटली ऑक्सीजन के बगैर है, और ना ही ये एरोब्स हैं क्योंकि ये बहुत कम लो ऑक्सीजन कंटेंट में जो है वो रहते हैं। फिर हम देखते हैं एरोटोलरेंट। एरोटोलरेंट एनारोब्स की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक क्लास होती है जो कि ऑक्सीजन को बेयर कर लेती है। ऑक्सीजन की होते तो एनारोब्स हैं लेकिन ये बेयर कर लेते हैं। ओब्लिगेट तो बिल्कुल भी बेयर नहीं करते ऑक्सीजन के प्रेजेंस को, लेकिन ये जो है ये इस चीज को जो है वो खुद को कंपनसेट कर लेते हैं, जो ऑक्सीजन उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन ये उस ऑक्सीजन को कभी भी ग्रोथ के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इनका मोड ऑफ जो एक्शन है, जो इनका सांस लेने का अमल है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि ये सरवाइव कर सकते हैं, उसे बियर कर सकते हैं। और कुछ जो बैक्टीरिया वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ताकि वो जो है वो एनर्जी यूज कर सके। रिस्पिरेशन का ऐसा एक मेथड जो है ये यूज करेंगे। मूव करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, दैट इज एक्सट्रीमोफाइल। एक्सट्रीमोफाइल की बात करें तो ये वो होते हैं जो बहुत ज्यादा टफ कंडीशंस पे सरवाइव कर सकते हैं, लाइक हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी।
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नमकियात में सर्वाइव कर सकते हैं, और बहुत कम पीएच पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये सारी एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये इस काबिल होते हैं कि ये सर्वाइव वहाँ पे कर सकें। पैथोजेनिसिटी की बात करते हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो डिजीज काजिंग होते हैं। जब हमने सुना होता है कि बैक्टीरिया की वजह से कोई डिजीज हो गई, एंटीबायोटिक लेना, तो ये उनकी पैथोजेनिसिटी है। बीमारी फैलाने की या बीमारी बनने जो काज करने की जो वजह है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनको कहते हैं पैथोजेनिसिटी, एबिलिटी है उनके पास। सिम्बियोसिस की बात करें, सिम्बियोसिस कहते हैं कि उनका आपस में रिलेशन कैसा है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो वो डिफरेंट तरह का हो सकता है, वो म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है। म्यूचुअलिज्म का मतलब ये है कि दोनों जो है वो बेनिफिट लें, ठीक है, म्यूचुअल इक्वली जो है वो दोनों जो है इस चीज से फायदा उठाएं। अगर ये किसी भी ग्रुप के साथ रह रहे हैं, जैसे ये प्लांट्स के साथ रहते हैं, तो प्लांट्स को ये नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, और बाद में प्लांट जो है वो इनको इनकोरिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि शेल्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये म्यूचुअलिज्म है। कोमेंसिलिज्म नॉर्मली रेफर करता है कि जो है वो एक तो बेनिफिट हासिल कर रहा है, दूसरा जो है वो नॉट इफेक्टेड, ठीक है, यानी कि उसे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा, उसके साथ कोई है या नहीं है, वो इसके बगैर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये होते हैं, ये जो दूसरा ग्रुप होता है वो बेनिफिट जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो दीज आर अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद हम इनके देखते हैं कुछ मेजर ग्रुप्स। बैक्टीरिया को कुछ मेजर ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया, बहुत से ग्रुप में। हम इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोटियोबैक्टीरिया। ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिसमें हमारे पास ई कोलाई आ जाता है, राइजोबियम आ जाते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर जो है वो इनकी ग्रुपिंग कर दी गई है। फर्मिक्यूट से आ जाते हैं, उसमें हमारे पास ये कुछ बैक्टीरिया के ग्रुप्स आ जाते हैं। एक्टिनोबैक्टीरिया, हमारे पास सियानोबैक्टीरिया, स्पाइरोकाइटी या एसिडोबैक्टीरिया, और लास्ट वन इज एक्विफिशिया। ये जो है ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये बैक्टीरिया की डिफरेंट क्लासिफिकेशन को शो करते हैं अलोंग विद इन एग्जांपल्स। इनकी एग्जांपल्स साथ दी गई हैं। तो ये कुछ ग्रुप्स होते हैं जो हम क्लासिफिकेशन के लिए जो है वो यूज करने हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डोमेन यूकेरिया। यूकेरिया के बाद हम देखें, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें इस दुनिया में जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आएंगे। पहले जो हमने देखी थी डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया, उसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स आते हैं, जबकि इनमें बात करें तो इसमें जितने भी हमारे पास यूकैरियोट्स हैं वो सब आ जाएंगे, और ये टोटली डिफरेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक से। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहले इनका करेक्टर है सेल स्ट्रक्चर, कि इनका जो सेल है वो कैसा होता है। तो ये डेफिनेटली सी बात है कि इनका सबसे पहले जो हमारे माइंड में इमेज आता है वो ये आता है कि अगर ये यूकैरियोट्स रखते हैं तो इनके पास यूकैरियोटिक सेल टाइप है। यूकैरियोटिक का मतलब ये कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड हो, उसके गिर्द जो है न्यूक्लियर इन्वेलप हो, और इनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोम या पेरेक्सिसोम। ये सारी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं जो प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट, वो इसमें प्रेजेंट है। फिर इनके बाद हम देखते हैं सेल में साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ये एक जाल होता है माइक्रोफिलामेंट्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, जो कि इस चीज में हेल्प करता है कि ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करे, शेप प्रोवाइड करे, यानी कि उसे जो है सेल के अंदर जितनी भी शेप मूवमेंट होनी है उसे कंट्रोल करेगा, सेल को उसकी शेप के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करेगा। तो ये सब कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करना ये साइटोस्केलेटन का जो है काम होता है। फिर हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल को जब हम स्टडी करते हैं, जैसे हमने उसमें देखा था डोमेन बैक्टीरिया में कि वहाँ पे सिंगल लीनियर क्रोमोसोम्स था, इसमें बात करें तो इसमें मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम है, यानी कि इसके पास डाइवर्सिटी ज्यादा है, जीनोम जो है वो ज्यादा है। तो इनके अंदर मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं जो इनके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसमें न्यूक्लियोइड में था। और जो इनमें डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है, यानी कि जो इसको हिस्टोन प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेट करता है, यानी कि इनका जो एक्शन है उसे शो करता है। रिप्रोडक्शन की बात देखते हैं, तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी शो करते हैं। और इनके अंदर जो है वो हमारे पास माइटोसिस या मायोसिस भी हो सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी हो सकती है। अब जब भी ये क्या करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो हाइब्रिड फॉर्म में आएगा। और कुछ जो है वो एसेक्सुअली भी कर सकते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से जो है वो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होंगे, क्योंकि उसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है और 100% जो जीनोम होता है वो ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग इस तरह जो है वो प्रोड्यूस होंगे।
अब हम देखते हैं इसका अगला कैरेक्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि इसमें जो सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्ट ही नहीं वो करेगी अगर वो सेल के बगैर नहीं है। तो ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो इनके अंदर सेल है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स कैसे, कि जो सेल है वो फर्दर टिश्यूज ग्रुप बना के टिश्यूज बना देते हैं। ठीक है, टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बना देते हैं, और ऑर्गन जब मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और हर किसी का अपना अपना फंक्शन होता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करे, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद हम देखते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को अगर हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि ये एंडोसिम्बियोसिस का प्रोसेस हुआ। इसका मतलब ये होता है कि किसी के एंडो का मतलब होता है इनर साइड पे रहना, सिम्बियोसिस रिलेशन को शो करते हैं। बहुत से प्रोकैरियोट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो थे इन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया। हर किसी स्पेसिफिक प्रोकैरियोट ने जो अपना काम करता था उनका आपस में इंटरेक्ट हुआ। इंटरेक्ट होने से उनके गिर जो मेम्ब्रेन बनना शुरू हुई, और जब वो मेम्ब्रेन बनना शुरू हुई तो वो एक एज अ यूनिट एक्ट करने लगे, यानी कि एक प्रॉपर सेल जो है एक्ट करने लगे। और फिर हमने उससे कहा कि ये जो हमारे पास सेल है ये यूकैरियोटिक सेल हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसे करेक्टर्स हैं। और कहा जाता है कि वो जो है बाद में होस्ट सेल ने जो है वो इनगल्फ किया बहुत से प्रोकैरियोटिक सेल को, और इस तरह जो है उसमें हर कोई जो स्पेसिफिक सेल था उसने अपना अपना फंक्शन परफॉर्म किया। तो हमने उसको यूकैरियोटिक कह दिया कि जो हर सेल है जो हर और ऑर्गेनेली कह दिया हमने कि हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना जो है वो फंक्शन काम करेगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। और अगर इसके बाद हम ये सारा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे।